स्टार्ट करने वाला है नेसेट्स का ओवरव्यू मींस कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे ऑफ अरेकिडोनिक एसिड। ये एक ऐसा ओवरव्यू है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे नेसेड वाले चैप्टर में, है ना। पूरा पाथवे हमें समझ में आएगा तो हमें पता चलेगा कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, कैसे ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, कैसे प्रोस्टासाइक्लिन्स बनते हैं, कैसे थ्रोम्बोक्सिन्स बनते हैं, है ना। और यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता ही है, फॉस्फोलिपिड। जब भी ट्रोमा होता है या कुछ भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज नोन एज अ फॉस्फोलाइपेज A2। तो मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन जीपेट में पूछा हुआ है, वहाँ स्पेसिफाई किया गया था A2 A1 A3 ऐसे करके, तो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम उसमें यूज होता है। तो ये हमारा था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। तो जैसे फास्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है फॉस्फोलिपिड पे जो कि सेल मेम्ब्रेन में, तो बनता है अरेकिडोनिक एसिड। सेकंड में आप देख पा रहे हो कि बन रहा है अरेकिडोनिक एसिड, है ना। अब यहाँ मैंने कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मेंशन कर रखी हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए। तो अरेकिडोनिक एसिड वैसे फार्माकोग्नोसी का पार्ट है, आपको पता है अनसैचुरेशन कैटेगरी में आता है। हमने दो टाइप के पढ़े थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पता होना चाहिए एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए अरेकिडोनिक एसिड कितने कार्बन का, 20 कार्बन का। 4 डबल बॉन्ड होता है, उनकी पोजीशन मैंने आपको याद कराई थी, 4 है। 4 डबल बॉन्ड तो फिफ्थ से शुरू हो जाएगी इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन। और सब में +3 करता जाना है। तो 5 में +3 करोगे तो 8, 8 +3 11, 11 +3 14। तो चारों डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आपको पता चल गई। यहाँ इसको ड्रॉ करने का भी इजी तरीका था, है ना। 20 कार्बन का एसिड है तो एसिड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। और 4 हमने डबल बॉन्ड ऐड कर दी। ओके। तो ये है अरेकिडोनिक एसिड विच इज एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनके लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। बहुत सारे एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर, है ना। जो एंजाइम एक्ट करेगा उसके रेफरेंस में वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले छोटी छोटी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं और थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ईकोसानॉइड्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार तो जीपेट में आया हुआ है, दूसरा कई जगह पे ये टर्म यूज होती है ईकोसानॉइड्स कलेक्टिवली, जैसे उनको बोलना रहता है ये पूरा। आप उनको सपोज इंडिविजुअल नहीं बोलना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन्स है या थ्रोम्बोक्सिन है, तो वो एक कॉमन टर्म यूज कर लेते हैं इकोसानॉइड्स। तो आपको पता होना चाहिए अगर वहाँ इकोसानॉइड बोला जा रहा है तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है या तीनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हमें हर कोई भी हम ड्रग पढ़ते हैं तो उसका बेसिक स्केलेटन देखता है ना, बेसिक स्कैफोल्ड क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। तो वो भी 20 कार्बन का ही होता है और उसको हम बोलते हैं प्रोस्टानोइक एसिड, है ना। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा प्रोस्टानोइक एसिड, है ना। सेम वही 20 कार्बन का है, लेकिन इसमें और अरेकिडोनिक एसिड में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि डबल बॉन्ड गायब हो गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो इसकी थोड़ा सा पोजीशन याद रखना कि ये 5 मेंबर्ड रिंग कहाँ है, 8 9 10 11 12, ये है हमारी 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। और इस 5 मेंबर्ड रिंग के बेस पे ही क्लासिफिकेशन है प्रोस्टाग्लैंडिन का अलग अलग, है ना। तो हम देख लेते हैं कैसे होता है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, जिनको हमने आइसोफॉर्म बोला था साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम का। आइसोफॉर्म मतलब आइसो एंजाइम बोला था, है ना। आइसो एंजाइम मतलब कैटालिटिक फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। तो ओरिजिन मैंने बता ही दिया कैसे अलग है। तो कॉक्स 1 का दूसरा नाम है PGHS 1, कॉक्स 2 का नाम है PGHS 2, है ना। क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ अगर आप देख रहे होगे तो PGH2 बन रहा है ना। और इस पे बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं तब अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो
एट प्रेजेंट सिचुएशन में कॉक्स वन कॉक्स टू को रिसेंटली अगर मैं बोलूँ तो PGHS1 PGHS2 के नाम से ही जानता है ना। ये सिनोनिम आपको याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से चीजों को वो चेंज कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉक्स पाथवे। कॉक्स पाथवे मतलब साइक्लो ऑक्सीजिनेज पाथवे। साइक्लो ऑक्सीजिनेज का भी मैंने दूसरा नाम बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड सिंथेज, है ना। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में आप बोलो कि ये चीज हमने पढ़ी ही नहीं है, तो आपको सिनोनिम भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम साइक्लो ऑक्सीजिनेज की बात कर रहे हैं कॉक्स एंजाइम की। तो सबसे पहले जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो बनता है PGG2, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो कॉक्स एंजाइम होता है वो, उससे अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है डाई ऑक्सीजनेज। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 9 और 11 पोजीशन पर 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए, है ना। तो इसको हमने बोले डाई ऑक्सीजनेशन, यानी कि जितने भी नेसेट्स होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछा जाने का पूरे चांसेस हैं कि जो नेसेट्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, है ना। तो कौन से स्टेप को वो इनहिबिट करता है ना, तो वो डाई ऑक्सीजनेशन स्टेप को इनहिबिट करता है। दूसरा, जो PGG2 PGE2 PGE1, ये जो चीजें हैं, यहाँ डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। PGG2 में आप देख सकते हो 2 है, मतलब अब 2 डबल बॉन्ड रहे हैं इसमें, 5th पोजीशन पे एक तो, और दूसरा है आपका ये 13 पोजीशन पे। देखो वो वहां चेंज हो गया है, जो 14 पे था वो 13 पे आ गया है। क्यों? क्योंकि PGG2 में 15th पोजीशन पे COOH ग्रुप आ गया। ठीक है, ओके। PGG2 तुरंत कन्वर्ट हो जाता है PGH2 में, और क्या होगा? डाइऑक्सीजनेशन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक ऐसा प्रोस्टाग्लैंडिन है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम इस पे एक्ट करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो तीन टाइप के हम प्रोडक्ट इससे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद बनाएंगे थ्रोम्बोक्सिन, उसके बाद बनाएंगे प्रोस्टासाइक्लिन, है ना। इन तीनों का ही क्या है, ये तीनों ही कंसीडर किए जाते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन ये हैं तीन, कौन कौन से? PGE2, PGF2 अल्फा और PGD2। PGE2 की बात करें तो एंडो पेरोक्साइड आइसोमरेज की वजह से बन रहा है, देख सकते हो। और PGF2 अल्फा की बात करें तो एंडो पेरोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम की वजह से बन रहा है। PGD2 की बात करें तो ये ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज की वजह से बन रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन किस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है। ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो चेंज होती है। रिंग चेंज नहीं होती, उस पर जो सब्सटीट्यूशन लगे हैं वो चेंज होता है ना। तो इस पे आप देखोगे मैंने बताया था कि 9 और 11 पोजीशन पे ही डाइऑक्सीजनेशन हुआ था। 2 ऑक्सीजन है, तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन हो जाएगा, मतलब एक पे हाइड्रोक्सी रहेगा, एक पे ऑक्सो ग्रुप रहेगा। तो बहुत इजी है, आपको बजाय पूरा स्ट्रक्चर याद रखने की, अगर आप ये याद रखो कि PGE2 में क्या है, 9 पे ऑक्सो 11 पे हाइड्रोक्सी, बहुत सिंपल है। PGF2 अल्फा में क्या होगा, दोनों ही हाइड्रोक्सी हो जाएंगे, और ट्रांसफरेज में आपस में 9-11 का एक्सचेंज हो जाएगा, 11 वाला 9 पे पहुंच जाएगा और 9 वाला 11 पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये हमने पहला प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कर लिया, तीन टाइप के। सेकंड पे अगर हम बात करें थ्रोम्बोक्सिन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसाइज करना है तो एंजाइम कौन सा लगेगा? थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटिस, है ना। तो ये थ्रोम्बोक्सिन है, ये इसके एंजाइम है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटिस। TXA2 कन्वर्ट हो जाता है TXB2 में, इसी का ही फॉर्म है, TXB2 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, थर्ड में हमें सिंथेसाइज करना है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन क्या है? ये PGI2, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बोलते हैं इसको। तो एंजाइम कौन सा पड़ेगा? वही सिंथेटेज, तो एंजाइम हमने ऐड कर दिया यहाँ प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज। ठीक है। और ये PGI2 बाद में कन्वर्ट हो जाता है 6 कीटो PG1 PGF1 अल्फा में।
ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन वापस पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। अगर थ्रोम्बोक्सिन की बात करें हम, तो वो तो प्लेटेलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है ना, प्लेटेलेट्स को एग्रीगेट कर देगा। लेकिन जो PgI2 है वो प्लेटेलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, तो आपको याद रखना होगा कि एक्शन ऑफ PgE2 इज अपोजिट टू एक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन B2, है ना। तो थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूरा हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन वाला। अब हम चलते हैं लॉक्स पाथवे। लॉक्स पाथवे क्या है? लाइपो ऑक्सीजनेज, है ना। कभी कभार और डिटेल में पूछ देते हैं कि कौन सा लॉक्स है, ये कौन सा लाइपो ऑक्सीजनेज, तो ये 5 लाइपो ऑक्सीजनेज, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, तो सबसे पहला ल्यूकोट्राइन्स बनता है LTA4। देखो ये होते हैं LTA4, B4, C4, D4 एंड E4। लेकिन यहाँ पे भी 3 एंजाइम्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो होता है LTA4 का। ए है तो 1 रहेगा, सबसे पहले होगा। और एंजाइम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंथेटेज ही होगा, ल्यूकोट्राइन सिंथेटेज। लेकिन ए जो ल्यूकोट्राइन A4 है, उससे वापस जितने भी LT B4, C4, D4, E4 सिंथेसाइज होता है, लेकिन एंजाइम चेंज हो जाता है। B4 बनता है हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। जबकि C, D एंड E4 बनते हैं ग्लूटाथियोन 5 ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। क्या, अगर हम LTD4 की बात करें, है ना, तो ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा के लिए, ठीक है। उसमें पूछा गया था 4 ऑप्शन देके कि कौन सा ल्यूकोट्राइन रेस्पॉन्सिबल है अस्थमा के लिए, तो ये है LTD4, ठीक है। तो जब हम अस्थमा का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि LTD4 एंटागोनिस्ट यूज कर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं बस 1 मिनट के बाद। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि कौन सा रेस्पॉन्सिबल है अस्थमा के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है LTB4 के ऊपर। ये कंसिडर्ड किया जाता है एज अ हाईली कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स, है ना। अब कीमोटैक्टिक क्या है, ये कई टर्म से यूज होता है, कई बार आता है, ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार आता है कि कीमोटैक्टिक, कई बार लिखा आता है केमिकल अट्रैक्शन, है ना। तो ये चीज क्या होती है कि केमिकल अट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं वो एक केमिकल को अट्रैक्ट करता है। कीमोटैक्टिक मतलब कि केमिकल का अट्रैक्शन करता है। कौन से केमिकल्स का? या तो वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है या फिर ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है। उससे क्या होता है कि जो पेन का जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये हाईली कीमोटैक्टिक होते हैं, केमिकल अट्रैक्शन मिलता है, केमिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा ल्यूकोट्राइन है? LTB4, ठीक है। तो ये सारा का सारा तो था एक जनरल व्यू। अब हम ड्रग्स देख लेते हैं कि कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट करने वाली है ना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेसिड की। तो नेसिड आपको पता है, हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा। नॉन सेलेक्टिव भी थे जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 किसी पे भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्टिव थे जो सिर्फ कॉक्स 2 पे करेंगे। और प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 थे जो करेंगे तो दोनों पे, लेकिन प्रीफरेंशियली वो कॉक्स 2 पे एक्ट करते हैं, है ना। तो ये नेसिड कहाँ एक्ट करेंगे? कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजन, ये हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे है आपका लाइपो ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो अगर हमें ये पूरा ल्यूकोट्राइन्स का सिंथेसिस इनहिबिट करना है ना, क्योंकि ये भी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ही है, अगर इनको हमें इनहिबिट करना है तो इसका भी एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। तो इसके 2 टाइप के एंटागोनिस्ट है। सबसे पहला तो एंटागोनिस्ट है जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट कौन सा है। सबसे पहला तो एंटागोनिस्ट है जो लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, है ना, उसका नाम है जी ल्यूटोन, ठीक है। बहुत समझने वाली चीज है। लेकिन सपोज ऐसा हुआ कि एंजाइम इनहिबिट नहीं हो पाया और उसने ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज कर लिए, A4 बन गया, B4 बन गया, C D E भी बन गए,
तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जब रिसेप्टर पे बाइंड करें तो वहां इनको ब्लॉक किया जा सके, वहां इनको एंटागोनाइज किया जा सके, है ना। तो जो सेकंड कैटेगरी है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की, तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, दूसरा रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा है, एंटागोनाइज कर रहा है। तो जी ल्यूटोन जब भी क्वेश्चन आएगा आपको बताना है लॉक्स इनहिबिटर है, जबकि ये दो ड्रग हैं जाफिर ल्यूकास्ट और मोंटी ल्यूकास्ट, ये दोनों ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और इनको कंसीडर किया जाता है कौन से पे काम करेंगे। देखो हमने ए बी सी डी ई, तो ये कंसीडर किया जाता है अस्थमा के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल था, एल टी डी फोर, तो इनको कंसीडर किया जाता है एल टी डी फोर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। क्योंकि अस्थमा की दवा जब बनती है तो हम कैटेगरी यही बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, जी ल्यूटोन पूछा हुआ है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पूछा हुआ है, ये दोनों जीपेट में आए हुए हैं, और रिसेंटली एक ड्रग स्पेक्ट्रम में आया हुआ है, वहां ये पूछा था स्पेसिफिकली कि ल्यूकोट्राइन में कौन से रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, तो वो है एल टी डी फोर, ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है आपका नेसेड का, है ना। यहाँ आपको स्ट्रक्चर भी याद होने चाहिए और सारा कंपाउंड कौन कौन से बन रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ये सारा, और ड्रग्स कौन कौन सी इनिबिट हो रही है। अच्छा एक लास्ट चीज इसमें और रह गई, मैंने आपको बताया था कि नेसिड की डिस्कवरी से पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे जिनको हम एडजंक्टिव के रूप में यूज करते थे, है ना। तो उसका क्या सीन है, उसको आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो फॉस्फोलाइपेज ए2 को इनहिबिट करता है, यानी कि इसको पावरफुल एक तरीके से, जब सिंपल नेसिड से काम नहीं चलता है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्लूड कर देते हैं तो वो पावरफुल बन जाता है। अब कैसा भी पेन हो वो रिलीव कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जब हमने नेसिड दिया तो सिर्फ यहाँ से प्रोसेस ये इनिबिट हुई, लेकिन हमने इनिशियल स्टेप में ही जब इसको रोक दिया तो ये पूरा सारा का सारा स्टेप इनहिबिट हो गया, अब आगे कुछ बनेगा ही नहीं। जब एराकिडोनिक एसिड ही नहीं बनेगा, जितनी भी एंजाइम तैयार बैठे हैं सबस्ट्रेट के लिए कि ये सबस्ट्रेट बन जाए तो हम उस पर काम करें, लेकिन जब वो सबस्ट्रेट रहेगा ही नहीं तो सारी प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है ना। इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको पता होना चाहिए कि ये फॉस्फोलाइपेज E2 को इनहिबिट करता है। अब इसके ऊपर दो बार क्या तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो अपना एंटी इन्फ्लामेटरी ये एक्शन प्रोड्यूस करता है, किस वजह से करता है, तो फॉस्फोलाइपेज ए2 एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से। लेकिन एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये फॉस्फोलाइपेज ए2 को इनहिबिट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है, लेकिन किस वजह से करता है ना। तो इसका आंसर भी मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है। ये क्या करता है, एक पेप्टाइड होता है लाइपोकॉर्टीन, है ना। तो लाइपोकॉर्टीन जो पेप्टाइड है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जैसे वो इंक्रीज होता है फॉस्फोलाइपेज ए2 का इनहिबिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछेगा, तो इसको आप पूरा मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये सारा ओवरव्यू हो गया इसका, है ना, क्लासिफिकेशन हो गया और एक जनरल जो चीजें थी वो हो गई। अब हम सीधा पहुंचते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स पे कि कौन कौन सी ड्रग है, हर किसी ड्रग का इसमें एक अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एस्प्रिन सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एस्प्रिन आपको पता है एसिडिक ड्रग है ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना। और आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको एक बार, हाँ हाँ, एसिड है, एसिडिक ड्रग है। मैंने आपको बताया था एक बार एस्प्रिन बंद हो गई थी, बैन हो गई थी, क्यों, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो गया था, है ना। तो ये ये कहाँ, हाँ तुमने वो क्लास ली नहीं, बाकी सबने क्लास ले रखी है, तो सबको पता है, ठीक है। तो ये कहाँ से इसका साइड इफेक्ट एराइज हुआ, जो हमने कॉक्स वन एंजाइम के तीन चीज बताई थी, गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्शन, है ना। तो वो गैस्ट्रिक जो साइटोप्रोटेक्शन था वो इनहिबिट हो गया, इनहिबिट हो गया तो अल्सर हुआ, अल्सर हुआ तो ब्लड आ गया, है ना। तो मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ नेसिड टॉक्सिसिटी ब्लैक टेरी स्टूल,
है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ब्लैक टेरी स्टूल क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड लॉस होने लग गया स्टूल में। ओके, तो एस्पिरिन पता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ना, ये हाइड्रोलाइड होता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्लाज्मा में, है ना, और सैलिसिलेट बन जाता है। देखो यहाँ एक चीज याद रखना, जो भी कलरफुल कर रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, दूसरा अगर इसके मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो ग्लूकुरोनाइड और सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है इसमें, ठीक है। जो हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, दो रिएक्शन होती है, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फेज 2 में आपको पता है सारे के सारे कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। तो ये ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन है और सल्फेट कॉन्जुगेशन, ठीक है। हालांकि जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो सारी ड्रग्स का वहाँ कैटेगराइज कर देंगे। अच्छा, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एस्पिरिन के, क्या कि एस्पिरिन क्या करता है, रे सिंड्रोम करता है, REY, रे सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम कई बार पूछा हुआ है, किसकी वजह से होता है एस्पिरिन में। रे सिंड्रोम क्या है, बच्चों में होता है ना। इसमें क्या होता है, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाता है। इतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि एस्पिरिन बच्चों में रे सिंड्रोम कर देता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये सैलिसिलेट पॉइजनिंग कर देता है, चाहे आप सैलिसिलेट पॉइजनिंग बोलो चाहे सैलिसाइलिज्म बोलो। सैलिसिलेट पॉइजनिंग क्या है, ये वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया, क्या कि ये एसिड बेस के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है ना, क्योंकि एसिडिक ड्रग है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट में, अगर आपने पढ़ा हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। तो इन दोनों के थ्रू क्या होता है, बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक के थ्रू डायरेक्ट एटीपी प्रोडक्शन होता है और एक के थ्रू इनडायरेक्ट एटीपी प्रोडक्शन होता है। सबस्ट्रेट वाले से डायरेक्ट होता है, जैसे जो बन रहा है तो बन गया सीधा एटीपी, हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में एक एटीपी बन रहा है, दो एटीपी बन रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है, उन प्रोसेस में हमने देखा होगा एक NADPH2 बना, एक FADH2 बना, है ना। तो उनको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो NADH2 और FADH2 है, वो चाहे ग्लाइकोलिसिस में बन रहा हो चाहे क्रेब्स साइकिल में बन रहा हो, वहां से वो मूव किए जाते हैं ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों एक ही चीज है। तो वहां जाके फिर इनसे हम ATP बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक NADH2 से 3 ATP बनता है और एक FADH2 से 2 ATP बनता है ना। पर ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ETC में जाके बन रहा है, तो इनको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितने भी ये एस्प्रिन है, ये चीज क्या करते हैं, कंसिडर्ड एज ए अनकपलर। अनकपलर क्या होता है, एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो इनको कि इन प्रोसेस के इनहिबिटर्स हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके अलावा इसके ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन के। एस्पिरिन के साथ सबसे पहला ड्रग इंटरेक्शन है वारफेरिन के साथ, है ना। वारफेरिन आपको पता होना चाहिए, वारफेरिन क्या है, तो वारफेरिन क्या है, वारफेरिन है एंटीकोगुलेंट, है ना। हिपेरिन और वारफेरिन आपको पता होना चाहिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था। हिपेरिन हम ओरली नहीं ले सकते थे, नेचुरल है ना, अगर लेंगे तो तुरंत बॉडी में एंजाइम उसको डिग्रेड कर देंगे। तो वॉरफेरिन को हम ओरली ले सकते थे, हिपेरिन को हम पेरेंटरली ले सकते हैं, ठीक है। विद रीजन अगर आप याद करोगे तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा ओरली है कौन सा है, ये पेरेंटरल है ना, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हिपेरिन क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है, आपको पता है ऑक्स और बोवाइन से मिलता है हमें, उनके लंग्स से। तो नेचुरली है, प्रोटीन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिग्रेड हो जाएगी, है ना। इंसुलिन को हम कहाँ ओरली लेते हैं, पेरेंटरली ही लेते हैं, ओरली लेंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे। हमने पढ़ा हुआ है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी एंजाइम हो जिसके पीछे एज लगा है या टाइड लगा है, पेप्टाइड्स हो, उनको हम ओरली नहीं लेते। अच्छा, तो वारफेरिन के साथ में क्या होगा एस्पिरिन का, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना। डिस्प्लेस कर देगा तो क्या होगा, देयर इज ए रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि उसका काम ही नहीं रहेगा एंटीकोगुलेंट का। बेचारा एंटीकोगुलेंट काम करने की सोचेगा, ये इसको वहां से भगा देगा, तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ ये ड्रग इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। सेकंड वाला क्या है, एस्पिरिन का ड्रग इंटरेक्शन है यूरिकोसूरिक एजेंट्स के साथ। यूरिकोसूरिक ड्रग क्या होते हैं, जैसे कि प्रोबेन एसिड है, सल्फीन पायराजोन है, इनके साथ। तो क्या होगा, इनके इफेक्ट के साथ ये इंटरफेयर कर देता है ना। तो जो यूरिक एसिड का सीक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और हमारा एम क्या होता है, जब गाउट डिजीज हो जाती है तो गाउट डिजीज का रीजन क्या है कि जो यूरिक एसिड होता है वो उसकी जो मेन रीजन है गाउट का, वो मैं बता रहा हूँ। यूरिक एसिड की वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जितनी कम वाटर सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही वो बॉडी से एक्सीड कम होगा। आपको पता है मेटाबॉलिज्म में हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं तो बॉडी से एक्सीड आउट हो जाता है। सल्फोनामाइड का मेन साइड इफेक्ट आपको पता है क्या है, क्रिस्टल यूरिया, है ना। इसीलिए एडवाइस किया जाता है हर बार कि जब भी आप सल्फोनामाइड ले रहे हो तो 8 से 10 ग्लास वाटर लो। ये सारा जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम में। ऐसे ही क्या है कि अगर यूरिक एसिड को बाहर निकालना है तो वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एस्प्रिन ने क्या किया, उस यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम कम कर दिया, है ना। तो हम कभी भी नहीं लेंगे इनको यूज में अगर गाउट डिजीज है तो। ठीक है ना। और देख लेते हैं इंट्रैक्शन। अच्छा, जितनी भी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या है। काफी लोग तो मिसकंसेप्शन रहता है कि पता नहीं हाइपोग्लाइसेमिक क्या है। तो जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज में लोग एक ही चीज जानते हैं कि हम इंसुलिन ले लेंगे, है ना। लेकिन मैंने बताया इंसुलिन तो लास्ट थेरेपी है, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब इंसुलिन लेते हैं। उससे पहले हम जितनी भी दवाइयां ओरली, है ना, इसीलिए इन ड्रग्स को हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, है ना। तो ये डायबिटीज के लिए ली जाते हैं, है ना। जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसको कम करने के लिए। तो कौन कौन सी हैं आपको पता है, फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन होता है ना। बाइगुएनाइड्स होते हैं, टोल ब्यूटामाइड है वो सल्फोनाइल यूरिया फर्स्ट जनरेशन है। ग्लीबेनक्लामाइड है वो सल्फोनाइल यूरिया सेकंड जनरेशन है। इसके अलावा बाइगुएनाइड्स हैं जैसे कि मीटफॉर्मिन, फीनफॉर्मिन। तो इन सब का क्या करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है। ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रग इंटरेक्शन है सिर्फ हमने यहीं पे ही डिस्कस किए हैं। जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पढ़ोगे तो वहां पे भी हम ये चीज डिस्कस करेंगे। इंसुलिन पढ़ेंगे तब भी वहां डिस्कस करेंगे कि ये एस्पिरिन के साथ ऐसा इंटरेक्शन शो करता है। तो आपको ये चीज आनी चाहिए पहले से। ठीक है। ओके। दूसरी ड्रग है मिलोक्सिकाम। तो मिलोक्सिकाम आपको बताइए, इस बार पूछा हुआ है। प्रीफ्रेंशियल है ये कॉक्स 2 इनहिबिटर, है ना। और ये क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूएसए में अप्रूव्ड है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को नेसिड्स नहीं पता है, नेसिड्स को मेनली आरए में यूज करता है, मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, खासकर एस्प्रिन हो गया, ये सारी चीजें, है ना। नेसिड्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज किया जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूएसए में अप्रूव्ड है ऑलरेडी। और ये क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन ए2 का सिंथेसिस इनहिबिट करता है ना। तो अब देखो यहाँ आगे की लाइन मैंने ऐड की ही नहीं है। जो क्वेश्चन आप बना सकते हो इससे कि थ्रोम्बोक्सिन ए2 का अगर ये सिंथेसिस इनहिबिट करता है तो इससे क्या अच्छा वाला क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको बताया था थ्रोम्बोक्सिन ए2 से बी2 बनता था, है ना। और थ्रोम्बोक्सिन बी2 जो था वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए था, मैं आपको बता देता हूँ, याद नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था थ्रोम्बोक्सिन बी2 क्या कर रहा था। थ्रोम्बोक्सिन बी2 करता है प्लेटेलेट का एग्रीगेशन बढ़ा देता है, जबकि पीजीआई2 प्लेटेलेट का एग्रीगेशन इनहिबिट कर रहा है। तो अगर थ्रोम्बोक्सिन ए2 इनहिबिट हो गया तो प्लेटेलेट का एग्रीगेशन भी इनहिबिट हो जाएगा, है ना। तो और जहाँ प्लेटेलेट एग्रीगेशन की बात हो रही है तो आप एस्प्रिन के साथ उसको कंबाइन कर सकते हो, है ना, ड्रग इंटरेक्शन में। तो काफी सारी चीजें हैं जो यूज की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रग है इसमें कॉक्सिव ड्रग, वेल्डिकोक्सिव। जहाँ मैंने बताया था कॉक्सिव आ गया सफिक्स तो उसका मतलब होता है कॉक्स 2 इनहिबिटर, है ना। अच्छा, तो कॉक्स 2 स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली वाले हैं जो कॉक्स 2 पे इनहिबिट करेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ ड्रग मार्केट से विड्रॉ की गई थी, क्यों, क्योंकि कार्डियक साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि
2005 में ये मार्केट से विड्रॉ हो गई। क्यों? कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एंड स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना होना चाहिए कि मार्केट से विड्रॉ क्यों हुई। एक तो सीवियस इफेक्ट थे और दूसरा स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका प्लेटलेट एग्रीगेशन और ब्लीडिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो, अभी एक यहाँ चीज थोड़ा सा समझने की है कि हम काफी जगह पे ये चीज बोल रहे हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन, और प्लेटलेट एग्रीगेशन वो डायरेक्ट रिलेटेड है ब्लीडिंग पे। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस चार्ट में आपने देखा होगा कि नेसिड थे वो साइक्लोऑक्सीजनेज पे काम कर रहे थे, है ना, स्टार्टिंग में। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। यहाँ पे ये जो नेसिड्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, इस एंजाइम पे, लेकिन बन तो ये सारी चीजें रही हैं इससे। थ्रोम्बोक्सिन भी बन रहा है, पीजीआई2 भी बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन और पीजीआई2 आप देख रहे हो ये प्लेटलेट से रिलेटेड है ना। प्लेटलेट एग्रीगेशन कोई इनहिबिट कर रहा है, कोई इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नेसिड ड्रग ऐसी है जो उसको अफेक्ट कर रही है और कौन सी है जो नहीं कर रही है ना। इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो जो कॉक्स टू है वो इसको इफेक्ट नहीं करता। और मैंने शायद कल वाले लेक्चर में बताया भी था कि जो कॉक्स टू सेलेक्टिव वाले की डिस्कवरी थी, है ना, वो डिस्कवरी इसी बेस पे की गई थी कि जो कॉक्स वन में साइड इफेक्ट थे। कॉक्स वन में मैंने 3 साइड इफेक्ट बताए थे। गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्शन, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। दूसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो रहा था, है ना। और एक और था। तो इन तीनों साइड इफेक्ट्स को हम कैसे ओवरकम कर सकें, है ना, तो वो सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हैं कॉक्स टू में। यानी कि कॉक्स टू में जो ब्लीडिंग वाले चांसेस हैं और भी हैं, तो उनमें 50% तक रिड्यूस कर दिया है ना। तो इस वजह से जितने भी कॉक्सेव हैं वो इन पे एक्ट नहीं करेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन और ब्लीडिंग टाइम पे। अच्छा, अब डाइफ्लूनिसाल, है ना, डाइफ्लूनिसाल एस्पिरिन वाले में था। डाइफ्लू मतलब 2 फ्लोरीन एटम है इसमें, है ना, डेरिवेटिव है सैलिसिलिक एसिड का। हमने ये तो उसमें ही देख लिया था क्लासिफिकेशन में ही, है ना। लेकिन देखो आगे इसकी खास बात आ गई, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड टू सैलिसिलिक एसिड और सैलिसाइलेट। देखो एस्पिरिन में तो क्या था, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड थी, प्रो ड्रग कंसीडर की जाती थी। अंदर जैसे ही लिया वो जाके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो गई। लेकिन डाइफ्लूनिसाइल है तो उसी का ही डेरिवेटिव सैलिसिलिक एसिड का, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म होके सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलेट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, ये अंडरगोज हो जाती है एंटीरो हेपेटिक साइक्लिंग में, है ना। और इसका antihepatic cycle with reabsorption of its glucuronide metabolite followed by cleavage of the glucuronide to again release the active moiety। यानी कि आपको 2 चीजें इसमें याद रखनी है डाइफ्लूनिसाइल में, कि भले ही ये सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एस्पिरिन का ही भाई है, लेकिन ये प्रोड्रग ही है एक हिसाब से, लेकिन ये सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलेट जो एक्टिव मोइटी है उसको रिलीज नहीं करता। रीजन क्या है? ये दूसरी तरीके से रिलीज करता है, किसके थ्रू? एंटीरो हेपेटिक साइक्लिंग के थ्रू। ठीक है, तो 2 चीजें ये आपको याद रखनी। तीसरी ड्रग है ईटोडोलैक, है ना। इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन से रिलीव करने में यूज करते हैं, है ना। किसी का सर्जरी हुआ है तो उसके बाद में पेन रिलीव के लिए हम ईटोडोलैक लेते हैं। कीटोरोलैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत पॉपुलर है, फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कीटोरोलैक के बिना कोई एग्जाम पूरा ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने बताया था कि सबसे पावरफुल मेडिसिन है मॉर्फिन एनाल्जेसिक, लेकिन क्योंकि वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है इस वजह से यूज नहीं कर सकते, ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है। कीटोरोलैक की खास बात यह है कि ये सेम इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट जितना मॉर्फिन का है उतना ही इसका है ना। तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग डिपेंडेंस नहीं है, इसीलिए इसको हम सक्सेसफुली रिमूव कर सकते हैं मॉर्फिन से। कोई जरूरत नहीं है मॉर्फिन लेने की। कैसे एडमिनिस्टर कराई जाती है? आईएम या आईवी लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका सेम इफेक्ट होता है मॉर्फिन के जैसे, कीटोरोलैक। ठीक है, तो अब क्लास खत्म होने का रिमाइंडर आ चुका है ना। तो कल कल डिस्कस करेंगे अब जो भी